दिल्ली में छठ पूजा पर बैन के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके लिए प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अच्छी खासी तादाद में जुट गए, जिनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन उन्हें रोकने के लिए सीएम के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिस पर ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए और उसे पार करने की जिद पर अड़ गए। ऐसे में पुलिस को उन पर पानी की बौछार करनी पड़ी। दिल्ली बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त आप तस्वीरें देखें तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। पानी की बौछार करने का भी उन लोगों पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारी वहां से तितर बितर तो हुए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो बैरिकेड से उतरे तक नहीं। इससे पहले इस प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता हाथों में दिल्ली सरकार के खिलाफ तख्तियां भी लिए नजर आए। लेकिन इस पूरे हंगामे के दौरान अफरा तफरी तब मच गई जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। बताया गया कि वो बैरिकेड पर चढ़कर विरोध जता रहे थे, तभी पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। इसी दौरान वो बैरिकेड से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। इस घटना के बाद प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं ने मनोज तिवारी को उठाया और वहां से उन्हें एक गाड़ी में सफदरजंग अस्पताल ले गए। इस बीच आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को चेतावनी दी कि वो छठ पर लगी रोक को हटाए, नहीं तो ये प्रदर्शन बड़े आंदोलन की शक्ल ले लेगा। छठ पूजा का महापर्व अपनी तरफ से घाटों की सफाई करते हुए और व्यवस्थाएं करते हुए मनाएंगे। बताया गया कि इस घटना में मनोज तिवारी को हल्की चोटें आईं। इस विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में छठ पर्व मनाने पर राजनीति भी तेज हो गई। एक तरफ बीजेपी इस पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए केजरीवाल सरकार से लगातार मांग कर रही है, तो वहीं अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी और उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर छठ मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। असल में दिल्ली में DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पिछले साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने पर बैन लगा दिया। कोरोना संकट में दिल्ली के लिए DDMA ही सारे फैसले लेती, मतलब क्या कब बंद करना है, क्या खोलना है, और इस अथॉरिटी के अध्यक्ष उपराज्यपाल जबकि उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। सौ बात की एक बात यह कि दिल्ली में DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर पाबंदी लगाई, जिस पर श्रद्धालुओं से पहले ही सियासत गर्म हो गई, क्योंकि दिल्ली में 4-5 महीने बाद ही नगर निगमों के चुनाव होने, जिनमें पूर्वांचल यानी बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 40 लाख की आबादी अहम रोल निभा सकती है। लिहाजा बीजेपी ने छठ पूजा पर रोक के लिए केजरीवाल सरकार को घेरा, तो दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई 4 किसानों की अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी का विरोध हुआ। वहां उन किसानों की अंतिम अरदास हुई जिनकी मौत गाड़ी से कुचले जाने की वजह से हुई थी। इससे पहले प्रियंका उनके परिवार से मिल चुकी हैं, जिसके बाद वो उनकी अंतिम अरदास में भी शामिल हुई और मंच के सामने जमीन पर बैठी नजर आईं। लेकिन प्रियंका के वहां पहुंचने पर उनके विरोध में पोस्टर भी लगे, जिनमें 84 के दंगों का जिक्र करते हुए उनके लखीमपुर आने पर आपत्ति जताई गई। 84 के सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार आज सिखों के जख्मों पे नमक न डाले। आप देख सकते हैं कि बाकायदा नाम से यहाँ पर लगाया गया है। इससे पहले यूथ कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया और ट्वीट करके आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रियंका के काफिले को लखीमपुर जाने से रोका। वीडियो में कुछ लोग पुलिस से धक्का मुक्की और बहस करते नजर आए। लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों की अंतिम अरदास में उन किसानों के अलावा उस पत्रकार की तस्वीर भी रखी गई जिसकी हादसे में मौत हो गई थी। उधर लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की 72 घंटे की रिमांड शुरू हो गई। खबर है कि पुलिस इस दौरान उनसे डिटेल में हर सवाल का जवाब मांगेगी, साथ ही वो उन्हें क्राइम सीन पर भी ले जा सकती है। उसे उम्मीद है कि इस दौरान मामले से जुड़े कुछ बड़े सबूत मिल सकते हैं। यही नहीं, खबर है कि SIT क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, जिससे उसे यह पता चलेगा कि आखिर क्या और कैसे हुआ। खबर है कि पुलिस आशीष मिश्रा से मिली जानकारी के हिसाब से ही रिकंस्ट्रक्शन करेगी। पुलिस लाइन और जेल आमने सामने, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और इसलिए तैनात है कि आज आशीष मिश्रा की रिमांड पेशी शुरू हो रही है, यानी रिमांड शुरू हो रही है। SIT उनसे पूछताछ करेगी, जगह जगह ले जाएगी। सौ बात की एक बात यह कि लखीमपुर खीरी को सभी विपक्षी दलों के नेता राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसान संगठनों को दिक्कत है और इसीलिए किसान संगठनों ने लखीमपुर की घटना में मारे गए 4 किसानों के अंतिम अरदास में किसी भी नेता को स्टेज पर नहीं जाने दिया। फिर भी वहां प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी समेत कई नेता पहुंचे, जिन्होंने पुलिस पर रास्ते में रोकने का आरोप भी लगाया।
अफगानिस्तान में लगातार उठ रही महिलाओं की आवाज दबाने के लिए तालिबान ने एक महिला विंग बना दी। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि तालिबान को अपने खिलाफ बेखौफ प्रदर्शन से अफगानिस्तान में विद्रोह की चिंगारी फूटने का डर सताने लगा। इसीलिए उन्होंने एक ताकतवर महिला विंग का गठन किया, जिसमें तालिबान लड़ाकों की पत्नियां, बहनें और बेटियां शामिल होंगी, जिनकी पहुंच सीधे वहां के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के बड़े नेताओं तक होगी। खास बात यह है कि इसकी कमान उन महिलाओं को दी जाएगी जिनकी पढ़ाई भारत, चीन, ब्रिटेन या ईरान में हुई। यही नहीं, इनको सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज जाने की छूट होगी, जबकि दूसरी महिलाओं को इसकी इजाजत नहीं है। बताया गया कि इस विंग की सदस्यों को कंदहार और कुनार प्रांत में 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल सुसाइड बॉम्बर्स की तरह भी किया जा सके। और अब खबर है कि इनको आगे की ट्रेनिंग के लिए तुर्की और पाकिस्तान भेजने की तैयारी है। त्योहारों पर अलर्ट के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है। दावा किया गया कि वो पाकिस्तान का नागरिक है। कुछ दिन पहले अलर्ट जारी किया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI त्योहारों पर भारत में धमाके करवा सकती है। माना जा रहा है कि अशरफ नाम के संदिग्ध के पकड़े जाने से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस ने उसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से रात में गिरफ्तार किया और अगली सुबह उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, मीडिया ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से पुलिस को उसे कोर्ट के अंदर ले जाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। अदालत में ले जाते समय अशरफ नाम के संदिग्ध आतंकी का चेहरा ढका रहा। मीडिया के लोग चीख कर उससे सवाल भी पूछते रहे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। बताओ अशरफ, नवरात्रि पे क्या करने वाले थे? कहा जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले यूपी और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में अशरफ का नाम लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली है कि पिछले महीने गिरफ्तार हुए जिशान और उसामा ने अशरफ के बारे में पुलिस को बताया था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश चल रही थी। कहा जा रहा है कि पुलिस को पता चला कि एक शख्स फर्जी पहचान पत्र के आधार पर दिल्ली में रह रहा है, जिसके बाद पुलिस रात में दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके में पहुंची और उसने वहां अली अहमद नूरी नाम से रह रहे अशरफ को पकड़ लिया। रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी यहां पर फर्जी पहचान पत्र के आधार पर अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे लोधी रोड पर बने स्पेशल सेल के दफ्तर लाई, जहां पुलिस ने उससे रात में ही पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने दावा किया कि अशरफ ने पूछताछ में अपने आतंक के प्लान से जुड़ी कई बातें बताई, जिनकी तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का रहने वाला अशरफ स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। वो दिल्ली के इलाकों में घूम रहा था और माना जा रहा है कि ऐसा उसने त्योहारों पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की नीयत से किया। इसकी गिरफ्तारी बड़ी अहम कही जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का ये रहने वाला है और दिल्ली 6 के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसने रेकी की थी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि अशरफ के बताने पर कालिंदी कुंज के यमुना घाट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को AK-47 समेत हमले का काफी सामान भी मिला। इसी इलाके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, इन्वेस्टिगेशन किया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से बरामदगी हुई है। रात में गिरफ्तारी और सुबह पेशी के बाद पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उसने कई ऐसी बातें बताई जो उसे संदिग्ध अशरफ ने पूछताछ के दौरान बताई थी। पुलिस ने बताया कि 40 साल का अशरफ भारत में 1-2 साल से नहीं बल्कि 15 साल से रह रहा था और इस समय उसका ठिकाना दिल्ली का लक्ष्मी नगर था, जहां वो पीर मौलाना बनकर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि वो झाड़ फूंक करके लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है कि वो त्योहारों पर भारत को दहलाने के लिए रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा था। इन्फर किया सकता है कि ये फेस्टिव सीजन में कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं होने वाली थी जो अवॉइड कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि वो पहले भी भारत में हुए कई आतंकी हमलों का हिस्सा रह चुका है। ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। दावा किया गया कि ISI का इस बार का प्लान पुराने प्लान से अलग था, क्योंकि खबर है कि इस बार धमाका नहीं बल्कि लोन वुल्फ अटैक होने वाला था। मतलब ये कि इस बार आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घुसते और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाकर वहां से फरार हो जाते। जानकारी मिली है कि इसी वजह से यमुना घाट पर एक AK-47 और 60 कारतूस समेत एक हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्तौल रखी गई। खबर है कि अशरफ पाकिस्तान का नागरिक है और उसे ISI ने दिल्ली समेत भारत के दूसरे इलाकों में हमलों के लिए ट्रेनिंग दी थी। यही नहीं, पता चला है कि पुलिस को उसके फोन से पाकिस्तान के कई नंबर मिले। इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले 15 साल में अशरफ ने दिल्ली में कई ठिकाने बदले। खबर है कि वो पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में भी गया था। पुलिस को शक है कि वो उन जगहों की जानकारी जुटाने के लिए वहां गया था। पता चला है कि अशरफ ने अपना काम निकालने के लिए एक भारतीय महिला से शादी भी की थी और जब उसका काम हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि उसके पास एक फर्जी पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र भी है जो उसने बिहार से बनवाया था। सौगात की बात है कि दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी ने अपना असली पता ठिकाना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में बताया, जो जम्मू कश्मीर के कठुआ और पंजाब के पठानकोट गुरदासपुर जिलों की सीमा पर है, जबकि उसने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रास्ते भारत में दाखिल होने की बात कबूल की। विधानसभा चुनावों से पहले जनता का मूड भांपने के लिए समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा यूपी में निकली। भतीजे अखिलेश की रथ यात्रा के दिन ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली। लेकिन असली रंग तो कानपुर में दिखा, जहां अखिलेश की विजय रथ यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जबरदस्त भीड़ दिखी तो अखिलेश अपनी एयर कंडीशन बस की छत पर निकल आए और फिर नोटबंदी के समय जन्म लेने वाले कानपुर देहात के बच्चे ने उनकी यात्रा को समाजवादी पार्टी का झंडा दिखाकर आगे बढ़ाने का इशारा किया। रास्ते भर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अखिलेश के बस की खिड़की जैसे ही खुलती, उन्हें गुलदस्ता लेने और उन पर फूल बरसाने की होड़ शुरू हो जाती। चुनावी बिगुल फूंकने के मकसद से निकली इस यात्रा से अखिलेश गदगद नजर आए। वहाँ किसान कुचले गए हैं, बल्कि कानून कुचलने की तैयारी थी, संविधान कुचलने की तैयारी है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाई करेगी। अखिलेश सड़कों से निकले तो कई कार्यकर्ताओं ने रंग जमाने के लिए नावों का सहारा लिया और पार्टी के झंडे लगाकर गंगा में जल यात्रा करने निकल पड़े। अखिलेश के काफिले को गुजरता देख जल यात्रा पर निकले समर्थक भी जोश से भर गए। बताया गया कि अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा कानपुर इलाके के 4 जिलों से होते हुए एक दिन बाद कानपुर देहात में खत्म होगी, लेकिन इसी बहाने बीजेपी ने मुलायम कुनबे के सियासी कलह पर भी तंज कसा, क्योंकि इसी दिन इन्हीं मुद्दों को लेकर चाचा शिवपाल की भी यात्रा निकली। लेकिन भीड़ की वजह से अखिलेश की रथ यात्रा ज्यादा चर्चा में रही, जो कानपुर से हमीरपुर के रास्ते में भीड़ और समर्थकों के काफिले के साथ धीरे धीरे चलती रही। चूंकि साइकिल चुनाव निशान वाली यात्रा एयर कंडीशन बस से निकली, इसलिए बीजेपी ने इस पर निशाना साधा। एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं, तो उनको मुबारक हो। जिस वक्त अखिलेश की विजय रथ यात्रा कानपुर में निकली, उसी वक्त मथुरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव भी एक यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा का नाम सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा दिया गया, जिसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें भी दिखीं। सौगात की बात यह कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए 1989 में मुलायम सिंह यादव और 2012 में अपनी खुद की क्रांति रथ यात्रा की याद दिलाई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटी थी और 2022 में विजय यात्रा से वही इतिहास दोहराने का ऐलान किया। जबकि सच्चाई यह भी है कि मुलायम और अखिलेश की क्रांति यात्राओं का रथ शिवपाल यादव ने तैयार करवाया था, जो इस बार अलग रास्ते से परिवर्तन रथ लेकर रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ सिख यूथ नाम की एक संस्था ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक दिन पहले पुंछ में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों की शहादत पर इन लोगों का गुस्सा फूटा। बताया जा रहा है कि पुंछ में लगने वाली भारत और पाकिस्तान की सीमा से कुछ आतंकी भारत में दाखिल हुए थे, जो जंगल में छिप गए थे और उन्होंने मौका मिलते ही जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवानों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इसी हमले के विरोध में सिख यूथ नाम की संस्था के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने पुतला फूंककर पाकिस्तान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। पाकिस्तान! पाकिस्तान! इस बीच आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों को राजौरी में सेना के एक अस्पताल में श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंपे गए। लेकिन आतंकियों से मुकाबले में शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर जब पंजाब के गुरदासपुर में उनके घर पहुंचा, तब उनके घर वाले अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी मां और पत्नी को तो संभाल पाना मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले शहीद सारद सिंह के घर पर भी ये खबर सुनते ही मातम पसर गया। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से हम लोगों से दूर चला जाएगा। वहीं यूपी सरकार ने शहीद के परिवार वालों को 50 लाख रुपए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने त्योहारों के सीजन के बीच एक नई साजिश रची है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि ISI ने एक बार फिर भारत में आतंकी हमलों का प्लान तैयार किया है।
खबर है कि इस बार देश के कई बड़े शहर और भीड़-भाड़ वाले बाजार आईएसआई के टारगेट पर हैं और उसने इन जगहों पर लंच बॉक्स के जरिए धमाकों की साजिश रची है। यही नहीं, आईएसआई के इशारे पर कई आतंकी अलग अलग रास्तों से भारत में घुसपैठ की फिराक में जुटे हैं, जिसे देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी जारी किया गया है। सौभाग्य की बात यह कि पुंछ में एक दिन पहले सेना की टुकड़ी पर हमले को गजनवी फोर्स नाम के आतंकी संगठन ने अपनी करतूत बताया, जिससे पाकिस्तान बेनकाब हो गया, क्योंकि यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ही नया मुखौटा है, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही पालती पोसती। और गजनवी फोर्स नाम भी पाकिस्तान की सेना की ही एक यूनिट का है, जिसे 1965 में जम्मू कश्मीर पर हमले के लिए बनाया गया था। सूरज से निकला तूफान पृथ्वी से टकरा गया और इसी के साथ दुनिया के सिर पर संकट के काले बादल मंडराने की आशंका जताई जा रही। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि 9 अक्टूबर को सूरज पर जो जबरदस्त धमाका हुआ, उससे निकली ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स दुनिया के कई हिस्सों में सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी टीवी, इंटरनेट, रेडियो, मोबाइल फोन, ये सब ठप पड़ सकते हैं। यहां तक कि पावर ग्रिड भी फेल होने का खतरा है, मतलब दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। बताया जा रहा है कि सौर तूफान से सबसे ज्यादा संकट पृथ्वी के उत्तरी छोर से लगे अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों पर है, जिनके लिए अगले 24 घंटे खतरे से खाली नहीं है। सूरज पर हुए धमाके की वजह से कनाडा में तो रात को आसमान का रंग तक बदल गया, वो हरा हो गया। असल में जिस वक्त सूरज से निकला तूफान पृथ्वी से टकराया, उस वक्त पृथ्वी का उत्तरी छोर सूरज के सामने था। इसी वजह से अमेरिका, कनाडा, रूस और फिनलैंड जैसे देश बिल्कुल उसके सामने आ गए। मगर इससे राहत की बात यह रही कि भारत का सौर तूफान से सामना नहीं हुआ और वो खतरे से बच गया।